नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जॉर्डन की यात्रा पर गए हुए हैं। एर्दोगन को वहां का सर्वोच्च सम्मान ऑफ अल हुसैन बिन अली दिया गया। समझिए, इस सम्मान के जरिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बड़ी बेइज्जती कर दी गई। दरअसल तुर्की जो खुद को खलीफा समझता है और जिनके नाम का सम्मान उन्हें दिया गया, अल हुसैन बिन अली, उन्होंने ही तुर्की के खिलाफ जो विद्रोह छेड़ा था वही थे। तो ये बेइज्जती नहीं तो क्या है? अब इसी सम्मान के पीछे की कहानी समझेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एर्दोगन जॉर्डन जाते हैं, ये दौरा न सिर्फ चर्चाओं में आता है बल्कि जो उन्हें सम्मान दिया जाता है उस पर सवाल भी उठने लगते हैं। कहा जाता है कि जॉर्डन ने तुर्की के राष्ट्रपति को यह सम्मान देकर तुर्की की भारी बेइज्जती करने का काम किया है। क्या है इस सम्मान के पीछे की कहानी? क्यों इसे तुर्की की बेइज्जती कहा जा रहा है? शबनम, फर्ज कीजिए कि कोई पाकिस्तान का आर्मी जनरल दिल्ली आता है और उसको हम 1971 ढाका सम्मान से सम्मानित करते हैं। उसको कैसा लगेगा? बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस होगी। यही अगर मान लिया कोई भारत का गया और पाकिस्तान वाले कहे कि आपको हम मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गौरी सम्मान से सम्मानित करते हैं, तो इंडिया को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बात है, बुरा लगेगा। ठीक वही हुआ है, ठीक वही हुआ है। एर्दोगन जॉर्डन गए और उनको जिस महाशय के सम्मान से सम्मानित किया गया, वो उनका नाम है शरीफ हुसैन बिन अली। वो शरीफ हुसैन बिन अली कौन थे पता है? जिन्होंने टर्की के खिलाफ विद्रोह किया था। अच्छा। और उस विद्रोह की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यह कि पहला विश्व युद्ध के दौरान जो टर्की था या जो ऑटोमन एम्पायर था, उसके खिलाफ थे यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह। और जो अरब कंट्रीज थे, सीरिया से लेकर जॉर्डन तक, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ये टर्की के खिलाफ विद्रोह का बुलबुल फूंकते, हम यूनाइटेड अरब एक अपना देश बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये अलेप्पो से लेके और आदीन तक एक जो पहाड़ी श्रृंखला है, वहां तक हमारा ये अरब देश होगा। मतलब इसमें तुर्की को अलग सीरिया कर आ दिया गए, गया। जॉर्डन आ गए। अलग नहीं, टर्की के कब्जे में हम नहीं रहेंगे, आजादी। और प्रथम विश्व युद्ध में इन लोगों ने, जो शरीफ हुसैन बिन अली है, इन लोगों ने फ्रांस और ब्रिटेन का साथ दिया और उनके अपोजिट में लड़ रहा था ये टर्की। हालांकि प्रथम विश्व खत्म होने के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने वो वादा पूरा नहीं किया यूनाइटेड अरब कंट्रीज का, लेकिन फिर भी जो अलेप्पो से, जो सीरिया से यमन तक जो बनाना था इनका, अलग अलग देश जरूर बना दिया। सीरिया अलग, यमन अलग, जॉर्डन अलग, इस तरह करके। तो जिस व्यक्ति ने ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था, उसी का सम्मान पहना दिया इनके गले में। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, बेइज्जती तो इसे कहा जा रहा है। जिस वक्त ये सम्मान एर्दोगन को दिया जा रहा था, वो काफी चुप और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बेइज्जती के पीछे एर्दोगन कुछ और शायद रणनीति रच रहे हो, क्योंकि जिन देशों से वो काफी वक्त से कटे हुए थे, अब उनकी जरूरत उन्हें जाहिर सी बात है पड़ रही है, तो उन देशों से दोस्ती बढ़ाने के लिए वो बेइज्जती भी सहन कर जाएंगे। अब क्या है, या तो एर्दोगन को पता नहीं होगा इतिहास, या हो सकता है कि वो जानबूझकर इस अपमान का विष पी जाए। कारण क्या है? अब मैं आता हूं वर्तमान में जॉर्डन और टर्की के रिलेशंस को। जब आप समझिएगा तो 2016 जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला है सेकंड, इन्होंने कहा कि जो टर्की है ना, सबसे बड़ा बदमाश इस मिडिल ईस्ट में यही है। सबने पूछा ये कैसे? तो कहा कि ये सीरिया में आईएसआई का समर्थन कर रहा है, दाइश का, और ये लीबिया में मदद कर रहा है यूरोप की, और ये पूरे इलाके में, खित्ते में जितना कट्टरपंथी संगठन चल रहे हैं इस्लामिक, सबके पीछे ये टर्की है। तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अगर दुश्मन है और इस इलाके का सबसे बड़ा अगर कोई आतंकी है तो ये एर्दोगन है। ये कहा था, 2016 की बात है। बिल्कुल। और फिर यह भी कहा था कि अगर इसका यही रवैया रहा तो जो एफटीए हमने साइन करके रखा है जॉर्डन और टर्की के बीच, उसको हम कैंसिल कर देंगे। और बहुत खराब रिलेशंस हो गए थे। इसका एक और कारण है, जॉर्डन में है मोनार्की। मोनार्की मतलब राजा है वहां पे। किंग अब्दुल्ला सेकंड भी राजा ही है।
और ये जो सारे फोर्सेस थे जो लड़ रहे थे, टर्की वाले सारे इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट थे, वो लड़ रहे थे मोनार्की के खिलाफ ही। कहीं वो इजिप्ट में लड़ रहे हैं ये गद्दाफी के खिलाफ, तो कहीं लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ, इजिप्ट में है हुस्ने मुबारक के खिलाफ, सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ, इन सब के खिलाफ लड़ रहे थे। जॉर्डन को ये लग रहा था कि हमारे यहां भी तो मोनार्की है, हमारे खिलाफ भी तो ये विद्रोह आज न कल ये आग हमारे यहां भी तो आएगी। बिल्कुल। इसलिए तुर्की के खिलाफ हो गए वो। और 2013 की बात है जब खुद जॉर्डन के जो किंग हैं उन्होंने इन्हें कहा था कि भेड़िए की खाल में शरीफ आदमी बनकर घूम रहे हैं, ये ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत बड़ा इशू है। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो पूरे ये कहता है कि वह कट्टरपंथी इस्लाम की एक विचारधारा है जिसको न यूएई मानता है न जॉर्डन मानता है। वो मिस्र का एक टीचर था और उसने ये सारा वहाबी मूवमेंट, खिलाफी मूवमेंट, ये सब वगैरह सब शुरुआत किया था वो सब। और कहा यह जाता है कि इस्लाम को अगर बदनाम सबसे ज्यादा किया है तो इन्हीं सब मूवमेंट ने किया है। अच्छा। जो कि बिल्कुल एकदम कट्टरपंथी बंद मूवमेंट है। तो अपने आप को बहुत सारे अरब देश इससे बचाना चाह रहे थे, लेकिन जॉर्डन। हाँ, तुर्की तो हमेशा मुस्लिम देशों के साथ तब खड़ा रहा है ना जिन मुस्लिम देशों में किसी दूसरे देश ने तबाही मचाई। या पाकिस्तान को देख लीजिए, जब भारत ने वार किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया आतंकी हमले के बदले, तो तुर्की कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा कि भाई हथियार भी भेजूंगा, तुम्हें ड्रोन भी भेजूंगा, और सारा सपोर्ट किया। तो फिर दूसरे मुस्लिम देश विरोधी कैसे? दिक्कत ये है कि हमारे यहां की सोच ही पाकिस्तान पे जाके खत्म हो जाती है। मुसलमान और ज्यादा आगे हैं और बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं। हम हमेशा जो बात करते हैं जाहिल मुस्लिम देशों की बात करते हैं। यमन की बात कर लेंगे, लीबिया की बात कर लेंगे, पाकिस्तान की बात कर लेंगे, लेकिन हमारे यहां चर्चा यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह की नहीं होती। सोच ही नहीं है ना वहां तक। लगता है कि मुसलमान जो है सिर्फ पाकिस्तान में जाके खत्म हो जाते हैं। हकीकत यह है कि दुनिया के अधिकांश मॉडर्न इस्लामिक स्टेट्स टर्की से नफरत करते हैं। कारण यह है क्योंकि इसने इस्लाम के कट्टर विचारधारा को समर्थन दिया है। दो तरह का इस्लाम जो है, एक मॉडर्न इस्लाम जिसने अलजेब्रा, अर्थमेटिक वगैरह का डिस्कवरी किया जो कि साइंटिफिक है, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव है, और दूसरा जाहिल इस्लाम जो कि पाकिस्तान में आपको मिलेगा, जो सऊदी अरब से निकला है वहाबी मूवमेंट के थ्रू, और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में फैला। इसीलिए आप कभी कभी महसूस करते हो कि कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है जो यूएई के होंगे या जॉर्डन के होंगे या सऊदी के, इनफैक्ट जो प्रोग्रेसिव होंगे, वो सब कहते हैं कि ये सब गलत मुसलमान है, ये सब कट्टर वगैरह, ये सब मरने मारने वाला सब मुसलमान है। तो जो जॉर्डन था उसने मुस्लिम ब्रदरहुड वाली जो धारा है उसका अपोज किया, यूएई ने अपोज किया, इजिप्ट ने अपोज किया उसका, और अब सऊदी अरब भी अपोज कर रहा था कि इन सबको अगर लाएंगे तो सारा दुनिया में गंद मचा के इन लोग छोड़ देगा। लेकिन इसके पीछे एक कारण यह भी तो हो सकता है पंकज जी, तुर्की अपने आप को खलीफा मानता है और वो अपने से ऊपर किसी मुस्लिम देश को नहीं देखता, और बाकी ये जो देश हैं वो तुर्की को इसीलिए हजम नहीं करते कि भाई हम भी तो पावरफुल हैं, हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं, इस्लाम को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो तुर्की कैसे हमसे ऊपर अपने आप को साबित कर सकता है? यही मैं बोल रहा हूं कि ये जो टर्की है अपने आप को खलीफा मानता है, पर इसको कोई दूसरा कोई मानता है कि नहीं? अपने आप को तो मैं भी राजा मानता हूं, लेकिन दुनिया भी तो मुझे राजा मानना चाहिए। इसने क्या किया कि ये नाटो का सदस्य है टर्की, हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब उसके बहाने ये क्या किया कि नाटो या यूरोप का जो सोच था उसने लागू करने की कोशिश की। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 1950s में, 1950s के पहले भारत पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार मस्जिदों में लाउड स्पीकर इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले नहीं होता था। अच्छा। जब ये सीआईए ने इंट्रोड्यूस कराया, यही मिलिटेंट इस्लाम के लिए, पाकिस्तान की मस्जिदों में जब सबसे पहले लाउड स्पीकर लगाने के लिए कहा तो वहां के मौलानाओं ने यह कहा कि ये तो एविल यानी शैतानी इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम नहीं लगाएंगे। और 50-60 के दशक में विरोध होता रहा,
कि ये यूरोपीय क्रिश्चियनों द्वारा हमारे यहां कुछ इस तरह शैतानी आवाज करने वाला लगाया जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है। 70 के दशक में जब पाकिस्तान में वो कट्टरपंथ की धारा आई या फिर वहां का मिलिट्री और आईएसआई को जब ये सब मिलने लगा पैसा यूरोप से, और जब रशियन अफगानिस्तान में इन्वेट किए, तब ये कट्टरपंथी सब तब मुल्ले मौलानाओं को समझा दिया कि आज अगर आप किसी मुसलमान को कह दीजिए कि लाउड स्पीकर हटाना है तो वो कहेगा कि ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम उल्टा हो गया। हाँ, तो ये कहे ना कि सोच जो है ना वो कैसे, जो मिलिटेंसी इस्लाम के अंदर जो इंट्रोड्यूस की गई वो सीआईए के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, जो यूरोपियन और अमेरिकन दिमाग की उपज है। बहुत सारे अरब के देश इसको रेसिस्ट करते हैं। वो आप देखिएगा बहुत सारे अरब के देश वो दाइश को नहीं मानते, आईएसआईएस को नहीं मानते, वो बोलते हैं ये तो सीआईए ने बनाया। बहुत सारे अरब के देश अलकायदा से खुद की दूरी बना के रखते हैं क्योंकि बोलते हैं इसको तो सीआईए ने बनाया, मैं क्यों मानूं इसको। तो उन देशों में ये जॉर्डन भी है। अच्छा। और कैसे इंट्रोड्यूस किया है अरब देशों में, वाया टर्की। टर्की नाटो का सदस्य है, तो नाटो का जो गेम प्लान है वो टर्की के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको शायद पता नहीं हो कि सऊदी और टर्की के बीच भी क्लैश है। बिल्कुल। अमेरिका दोनों को पैसे देता है, तो जो सलाफी है सऊदी वाले वो सब टर्की वाले को पसंद नहीं करते। ये है वहां पे ये सिस्टम। तो सऊदी और तुर्की की दुश्मनी क्यों है? सऊदी और टर्की की दुश्मनी इसलिए है कि सऊदी को लगता है कि मक्का मेरे यहां, मदीना मेरे यहां, सारे मुसलमान दुनिया भर के हज मेरे यहां करने आता है, तो हम हैं ना इस्लाम के कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इस्लाम सऊदी में है ना, तो दुनिया के सारे मुस्लिम देशों को हमें मानना चाहिए ना। टर्की को यह लगता है कि ये सऊदी के कहां से आ गया। ऑटोमन अंपायर हमारा, सारी दुनिया में मुसलमान का सबसे बड़ा अंपायर था वो ऑटोमन था, और हमने राज किया है इस पूरे इलाके में, तो किंग कौन? हम। तो सऊदी और टर्की में इस बात की लड़ाई है कि मुसलमानों का लीडर कौन, खलीफा बनने की जंग है। चलिए पंकज जी एक चीज और समझाइए कि जो देश दुश्मन है, अब तुर्की क्यों उनसे ही नजदीकी बढ़ा रहे हैं, क्यों सऊदी की तरफ जा रहे हैं, जॉर्डन की तरफ जा रहे हैं, क्यों बाकी देशों की तरफ खींच रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये इंटरेस्टिंग है। जो भी देश इस तरह मॉडर्न रास्ते पे चलते हैं, तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि टर्की के थ्रू उनमें कट्टरपंथ घुसाया जाता है। जॉर्डन मॉडर्न इस्लामिक स्टेट है, तो कहा कि भाई रिश्ते थोड़ा सुधारो, और तुम, क्योंकि अभी हाल में एक मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर विरोध हुआ था। यूएई ने यूरोप में यानी इंग्लैंड में मुस्लिम ब्रदरहुड के फैलते प्रभाव के कारण अपने बच्चों को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने से मना कर दिया था कि वहां से तुम पढ़ोगे तो पढ़ोगे कम और बारूद बन के ज्यादा निकलोगे, पता चला अंत में इधर ही कहीं आके फटोगे। तो उन्होंने अपने बच्चों को मना कर दिया, बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, हम किसी दूसरे देश में भेज देंगे, लेकिन ब्रिटेन में नहीं भेजेंगे। यही काम जॉर्डन ने भी किया कि नहीं, ब्रिटेन में जो है ना इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, हमें अपने बच्चों को उससे बचाना है। जब ये सब चीजें चल रही थी तो फिर भेजा गया टर्की को कि भाई आप इस्लाम मुस्लिम मुबालिक के नाम पे जाइए, उन लोग को थोड़ा बात कीजिए। अभी जो एर्दोगान है वो मुसलमानों का नेता बनने के लिए बेचैन है। मोहम्मद बिन सलमान है वो भी मुसलमानों का नेता बनने के लिए बेचैन है। तो वो अपने अपने हिस्से का, अपने अपने गुट का देश सेलेक्ट कर रहा है। अब सब दौरा कर रहे हैं कि तुम हमको मानते हो कि नहीं। पता चलेगा कि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद कर दिया पाकिस्तान को, तो सऊदी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान टर्की के ग्रुप में चला जाए, तो उसने कहा कि आओ हमारे साथ डिफेंस डील साइन कर लो। ज्यादा से ज्यादा मुसलमान के देश किसके गुट में रहे, इस बात की वहां पे लड़ाई है। ये मतलब गुटबाजी की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे एर्दोगन जॉर्डन पहुंचते हैं, जॉर्डन में उन्हें वो सम्मान दिया जाता है जिस नाम में। हाँ, आखिरी बात मैं बता रहा हूं, पूरा अरब या पूरा मिडिल ईस्ट कह लें, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर मानता है, क्योंकि इनका कल्चर बहुत पुराना है। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं वो तो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कोई कहता है, उसमें से आधे को पास जाएगा तो बोलता है हम टर्की ओरिजिन के हैं, कोई ईरानी कहेगा हम हैं ईरानी हैं, कोई कहेगा अफगानी हैं, तो ये सब कहेगा।
भारत के मुसलमानों के साथ ये संकट नहीं है। भारत के मुसलमान हमेशा कहते हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही बच्चे हैं और हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारा कल्चर 5000 साल पुराना है। तो लेकिन पूरी दुनिया भारत के मुसलमानों को बेहतर मानती है पाकिस्तान के मुसलमानों से। बिल्कुल। भारत के मुसलमान अपने आप के लिए पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ देखते हैं कि वो कैसा कर रहा है वैसा हम करेंगे। इससे बचने की जरूरत है। बिल्कुल, वहां से तो हम हमें फॉलो करेंगे, कर ही नहीं सकते। वहां चीजें क्या नहीं, है और वो क्या हमें फॉलो करेंगे, वो हमें फॉलो करेंगे। कल तक वो हमारे बच्चे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां था, उनको पूरब की तरफ देखना होगा, हमें पश्चिम की तरफ देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे एर्दोगन जॉर्डन पहुंचते हैं। अब यहां सीधी सीधी एक बात निकलकर सामने आ रही है। जॉर्डन ने जो सम्मान दिया वो उस शख्स के नाम का सम्मान दिया जिसने तुर्की के खिलाफ ही विद्रोह किया था। यह सम्मान देकर एक तरीके से एर्दोगन का अपमान तो किया गया, लेकिन ये अपमान क्यों एर्दोगन ने झेला, इसके पीछे की कहानी हमने आपको विस्तार से बताई कि अब एर्दोगन जो है वो मुस्लिम देशों को अपनी तरफ एकजुट करने में लगे हुए हैं कि खलीफा कौन, ये साबित अब इन मुस्लिम देशों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ ही किया जाए। देखना होगा कि आगे अगली तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।